आज अपने जो टॉपिक है वो जूलॉजी में बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और उसका पार्ट 8 पढ़ने जा रही है हमें। तो अपने जो बुक चल रही है वो है कोर डेटा, और अपने कोर डेटा बुक के अंदर कोर डेटा के प्रैक्टिस देख रहे हैं। तो कोर डेटा के कैरेक्टर देखने के बाद क्लासिफिकेशन शुरू किया था अपने। तो क्लासिफिकेशन के अंदर एक्रेनिएटा जो पहला ग्रुप था उसके अंदर 3 सब फाइलम थे। पहला सब फाइलम हेमिकोर्डेटा, दूसरा सब फाइलम यूरोकोर्डेटा और तीसरा सब फाइलम सेफेलोकोर्डेटा था। तो अपने जो पिछली क्लासेस हैं उसके अंदर हेमिकोर्डेट, यूरोकोर्डेट का क्या मतलब है, क्यों इनको हेमिकोर्डेट, यूरोकोर्डेट कहा जाता है और इनके क्या क्या कैरेक्टर थे और उनका क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको अपने ध्यान से पढ़ा था। आज अपने जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो तीसरा सब फाइलम सेफेलोकोर्डेटा है। इसके बारे में अपने को पढ़ना है। सब फाइलम सेफेलोकोर्डेटा। अब देखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि सेफेलोकोर्डेटा क्या है। पहले तो हमने पढ़ा था कोर्डेट क्या है। कोर्डेट के बाद हम बात करते हैं सेफेलोकोर्डेट की। तो सेफेलोकोर्डेट क्या है ये बात मैंने आपको बताई थी कि पहले मैंने बताई है, वापस थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं। सेफेलोन का अर्थ होता है सिर या हेड या कपाल, कोर्ड यानी रज्जू, एटा का अर्थ होता है पाया जाना है, धारण करना। अब यहां पर मतलब ये नहीं है कि इन जंतुओं में सिर पाया जाता है, यहां पर इस चीज का मतलब नहीं है। यहां पर मतलब क्या है कि हम रज्जु की बात कर रहे हैं। रज्जु जो है वो सिर से लेकर के पूंछ तक पाया जाता है, यानी कोर्ड प्रेजेंट बिटवीन हेड टू टेल। क्योंकि हमने बात की थी हेमिकोर्डेट, यूरोकोर्डेट की। तो हेमिकोर्डेट में मैंने बताया था आपको कि जो रज्जु है या जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो केवल और केवल अग्र सिरे पर पाई जाती है। और यूरोकोर्डेट में मैंने बताया था कि जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या रज्जु जो है वो केवल पूंछ में पाई जाती है, उनको यूरोकोर्डेट कहते हैं। अब तीसरा जो हम पढ़ते हैं सेफेलोकोर्डेट। सेफेलोकोर्डेट के अंदर क्या होता है कि रज्जु पाई तो जाती है परंतु सिर से लेकर के पूंछ तक, या यूं कह दें कि एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड तक रज्जु या कोर्ड प्रेजेंट होती है, वे जंतु सेफेलोकोर्डेट होते हैं। तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और तो मैंने आपको बता दिया सेफेलोकोर्डेट का, हम इसके कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। पहला कैरेक्टर ये है कि रज्जु जो है वो अग्र सिरे से पश्च सिरे तक उपस्थित होती है, या यूं कह दें कि रज्जु या कोर्ड जो है वो हेड टू टेल भाग तक प्रेजेंट होती है। दूसरा जो इसका है ये कहाँ होते हैं, ये समुद्री जल और छिछले जल में पाए जाते हैं। रहते हैं या पाए जाते हैं। अब देखिएगा समुद्री जल को बताने की जरूरत नहीं है, मैराइन वाटर। और छिछले जल का मतलब क्या है, वह जल जिसके अंदर थोड़ी मिट्टी गार लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वहां पर ये जंतु रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये जंतु जो है जो कि समुद्र किनारे जो मिट्टी होती है, ये मैराइन
या सी। और ये जो सॉइल होती है जो कि गीली मिट्टी होती है, नम मिट्टी होती है, इस नम मिट्टी के अंदर बिल बना करके रहते हैं। और बिल इस प्रकार से बनाकर रहते हैं कि अपने इस तरह से ये यू आकार का बिल बना लिया जो गिल्ली मिट्टी के अंदर मौजूद होता है और इसके अंदर जंतु इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो इस प्रकार की अवस्था भी अपने को देखने को मिल सकती है। तो समुद्री जल और छिपे जल में रहते हैं ये जंतु। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये स्थानबद्ध और अभी जो मैंने बोला था कि गीली मिट्टी में बिल बनाकर रह सकते हैं, नम मिट्टी लिख सकते हैं, नम मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं। कि स्थानबद्ध यानी एक स्थान पर निश्चित रहते हैं और जो समुद्र के किनारे जो गिल्ली या नम मिट्टी होती है उसके अंदर यू आकार का बिल बना करके रहते हैं, जैसा भी अपने डायग्राम में देखा था। और इसके अंदर हमने अपने डायग्राम में बात कही थी कि जो सिर भाग है वो बिल से बाहर निकला रहता है। सिर भाग जो है वो बिल से निकला रहता है क्योंकि इनके जो जंतु होते हैं जब इनको डिस्टर्ब किया जाता है या जो कहते हैं कोई भी परभक्षी या कोई प्रीडेटर आकर इनको जब डिस्टर्ब करता है तो ये क्या करते हैं उस बिल से अपने अगर सिरे से तुरंत बाहर निकल जाते हैं, अगर सिरे की सहायता से उस बिल से बाहर निकल के तुरंत जल में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके वहां उसमें कुछ देर तैरते हैं और वापस किनारे पर आकर नम मिट्टी में वापस यू आकार का बिल बना देते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इनमें स्थानबद्ध रहने का लक्षण भी पाया जाता है। अगला जो पॉइंट है इनका शरीर जो होता है, शरीर छोटा 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा, मछली समान विखंडित, मछली समान विखंडित और पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। अब देखिएगा शरीर छोटे का मतलब बहुत बड़ा आकार नहीं होता है, इनका आकार लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर तक होता है और मछली की तरह लंबे बेलनाकार होते हैं और विखंडित का होता है, शरीर खंडों में बंटा होता है क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे बाहर जो है वो आदि पेशीखंड मायोटोम्स पाए जाते हैं, यानी पेशियां पाई जाती है वी आकार की, जिसके कारण इसका शरीर खंडों में बंटा हुआ प्रतीत होता है। और पारदर्शी मतलब शरीर जो है ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि शरीर के जो कुछ आंतरिक संरचनाएं हैं वो हमें बाहर से थोड़ी स्पष्ट दिखाई देती है। उसके अलावा यदि हम बात करें इनमें सिर अनुपस्थित होता है, सिर एब्सेंट। केवल शरीर में दो ही चीज होती है, ट्रंक और टेल पाई जाती है, टेल प्रेजेंट होती है। ट्रंक मतलब धड़ और टेल यानी पूंछ पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है। तो सिर अनुपस्थित होता है क्योंकि मैंने बताई थी बात आपको, सेफेलोपोडेट का अर्थ ये नहीं है कि सिर है, सिर की बजाय हम उसको ये कह सकते हैं अग्रसिरा। और वैसे इसके अंदर यदि हम बात करते हैं एक नाम हो रहेगा रोस्ट्रम, रोस्ट्रम जिसको हम हिंदी में कहते हैं तुंड। तुंड का मतलब ये होता है अगर सिरा थोड़ा लंबा बेलनाकार बाहर की ओर निकला रहता है, जो कि अपने को बेलनाकार दिखाई देता है। उस अगले सिरे को जो निकला हुआ बेलनाकार भाग होता है उसको रोस्ट्रम में तुंड कहते हैं। तो तुंड को वैसे अगर सिरे का या धड़ का ही भाग माना जाता है, यानी धड़ का जो अगर भाग है वो नुकीले रूप में बाहर की ओर दिखाई देता है, उगा हुआ दिखाई देता है, उसको रोस्ट्रम या तुंड कहा जाता है और ये धड़ का ही भाग होता है। मोस्टली हम बात करें तो शरीर दो ही भाग में बटा होता है, धड़ और पूंछ। धड़ बड़ा भाग होता है, पूंछ छोटा भाग होता है। इसके अलावा
अगला जो पॉइंट है इसमें पेयर्ड फिन्स का अभाव होता है। पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। केवल और केवल मिड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब पेयर्ड का मतलब ये होता है कि मछलियों में हम देखते हैं कि पेक्टोरल फिन्स, पैलेट फिन्स पाए जाते हैं, तो वो जोड़े के रूप में होते हैं। अब इसके अंदर फिन पाए तो जा सकते हैं, जैसे इसके अंदर डोर्सल फिन होता है, वेंट्रल फिन होता है, क्वाड्रल फिन होता है इन जंतुओं में, परंतु पेयर या जोड़े के रूप में नहीं पाए जाते, केवल सिंगल ही पाए जाते हैं। इन फिन्स का क्या काम है ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिन्स जो है इन जंतुओं को या जलीय जंतुओं को तैरने में सहायक होते हैं। अगला जो पॉइंट है एक्सोस्केलेटन एब्सेंट। एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल जो होता है, बाह्य कंकाल ये अनुपस्थित होता है। बाह्य कंकाल जो है वो अनुपस्थित होता है और केवल इसके अंदर जो है एपिडर्मिस पाई जाती है। ड्रमिस एब्सेंट होती है, एपिडर्मिस होती है जो केवल सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, यानी एक लेयर में विभेदित एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। अब इसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है तो इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो बाहर सुरक्षा का कार्य करती है बाह्य आघातों से। उसके अलावा इसमें मायोटोम्स पाए जाते हैं। मायोटोम्स पाए जाते हैं प्रेजेंट। अब देखिएगा स्टूडेंट, मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये डोर्सोलैटरल स्थिति में होते हैं, डोर्सोलैटरल पोजीशन में। प्रेजेंट। अब मायोटोम्स क्या होते हैं ये मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। यदि जैसे अपने इसका एक एग्जांपल है एम्फिओक्सिस, या जिसको ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं। स्टोमा इसको अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैनल को यदि अपन थोड़ा सा बना लें, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है इसकी, इस प्रकार स्ट्रक्चर होती है। ये भाग इसका रोस्ट्रम होता है, इसको ये रोस्ट्रम होता है, ये ट्रंक होता है, ये टेल होती है। अब देखिएगा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट जो एनिमल्स होते हैं या वे जंतु जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, उनके अंदर एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है, एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है, एक डोर्सल सरफेस और एक होती है वेंट्रल सरफेस, ये पाई जाती है। यानी कि अगर सिरा, पश्च सिरा, पृष्ठ सतह, अधर सतह पाई जाती है हमेशा। अब हमने क्या किया है कि इसके अंदर मायोटोम प्रेजेंट्स होते हैं। मायोटोम जिसको हम उसकी मसल्स कहते हैं, इसकी मसल्स कहा जाता है। मसल्स का ही दूसरा नाम मायोटोम्स है, प्रेजेंट होती है और डोर्सोलैटरल पोजीशन में पाई जाती है। अब ये देखिएगा इसके अंदर जो मसल्स होती है वो इस तरह से होती है। इस तरह से होती है। तो मसल्स जो है उल्टे वी आकार की होती है, वी शेप होती है। तो ये मायोटोम्स होती है, मायोटोम्स। ये मायोटोम्स है, दिख रही है आपको, जो कि वी आकार की है और वी का जो निचला सिरा है वो अगले भाग की होता है और जो दोनों भुजाएं वो पीछे की होती है, तो दिख रही है।
मायोटोम्स यानी इसकी मसल्स हैं। अब इसकी पोजीशन आप देखिएगा कि जैसे ये एनिमल है, इस एनिमल के लगभग 60 से 62 जोड़ी होती है। अगर हम इस एम्फियोक्सिस की बात करें तो 60 से 62 जोड़ी जो होती है, जिसमें से 60 लेफ्ट में होती है और 60 राइट में होती है। इस तरह से वी आकार की होती है। और इनकी पोजीशन की हम बात करें तो आपको दिख रहा है कि वेंट्रल पोजीशन में नहीं है, ये केवल डोर्सल पोजीशन में मौजूद है। और डोर्सल में भी दोनों लेटरल साइड में है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, इसलिए हमारी डोर्सो लेटरल पोजीशन में प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। और मायोटोम्स जो होती है वी आकार की होती है, इनका नुकीला सिरा अगर भाग में होता है और थोड़े दोनों भुजाएं होती है पीछे की होती है। दो मायोटोम्स के बीच में मायोसेप्टा पाया जाता है, मायोसेप्टा। देखिएगा ऐसे तो मायोकार्ड होता है मसल होती है, मायोकार्ड होता है मसल, और मायोसेप्टा, मायो यानी मसल्स और सेप्टा का होता है पट। इसको हिंदी में लिखते हैं पेशी और इसको सेप्टा कहते हैं पट। तो मायोकार्ड होता है पेशी और सेप्टा का होता है पट। अब देखिएगा आपको कि दो मायोटोम्स जो है देखिए आपको नजदीक की मायोटोम्स, इनके बीच में खाली स्थान है, इस खाली स्थान को मायोसेप्टा कहा जाता है। मायोसेप्टा का मतलब ये होता है कि दो मसल्स को पृथक करने वाला भाग मायोसेप्टा कहलाता है। और जो मायोसेप्टा होता है ये संयोजी ऊतक का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और ये क्यों, यानी यूं कह सकते हैं इसकी अगर डेफिनेशन करें कि मायोटोम्स क्या है, कई बार पूछा जाता है कि मायोटोम्स और मायोसेप्टा क्या है। तो देखिएगा सेप्टा का अर्थ ही पट है और मायोकार्ड है मसल्स। तो दो मसल्स को पृथक करने वाला जो एक दीवार है, एक पट है, उसको मायोसेप्टा कहते हैं, जो कि संयोजी ऊतक का बना होता है। अब हम ये पूरा इसको पूरा रिवाइज करते हैं कि मायोटोम्स और मायोसेप्टा क्या है। तो मायोटोम्स क्या है कि जो सेफेलोपोडेड जंतु होते हैं उनकी डोर्सोलैटरल पोजीशन में जो मसल्स हैं वो वी आकार की होती हैं, उनको मायोटोम्स कहा जाता है। और दो मायोटोम्स के बीच का जो संयोजी ऊतक का बना हुआ भाग मायोसेप्टा कहलाता है। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मायोटोम्स और मायोसेप्टा में क्या अंतर है। अब यदि हम आगे बात, अच्छा मायोटोम्स की अगर हम बात करें तो मायोटोम्स यानी शरीर के मूवमेंट के लिए जो जिम्मेदार हैं, या शरीर बॉडी मूवमेंट जितने भी होते हैं उनके लिए मसल्स जिम्मेदार होते हैं। तो मायोटोम्स जो है शरीर मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के लिए जिम्मेदार संरचनाएं या जिम्मेदार शरीर का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो इसके अंदर पाई जाने वाली सिलोम, सिलोम में एंटेरोसिलोमिक होती है। अब ये एंटेरोसिलोमिक क्या होती है, ये मैंने बताया था कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सारे ट्रूसिलोमिक होते हैं। और ट्रूसिलोमिक जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें ट्रूसिलोम का निर्माण दो तरह से होता है, एक तो स्प्लिटिंग से होता है, उनको हम साइजोसिलोमेट कहते हैं। और एक वे कोऑर्डिनेट जिनके अंदर यूँ कहते हैं आध्यांतर के या गट के साइड से दो पाउच से, यदि पाउच यानी दो कोष्ठ से सिलोम का निर्माण होता है या ट्रूसिलोम का निर्माण होता है तो उन्हें एंटेरोसिलोमिक एनिमल्स कहा जाता है। यानी वे जंतु जिनमें भ्रूणीय अवस्था के अंदर गट या आध्यांतर से दो पाउच की सहायता से सिलोम का निर्माण होता है तो उन जंतुओं को एंटेरोसिलोमिक एनिमल्स कहा जाता है। अब ये देखिएगा, ये जो एंटेरोसिलोमिक होता है इसके अंदर वही बात है जो हमने पढ़ा है कि इसके अंदर ये क्लियर नहीं होती है। इतनी क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें एट्रियल कैविटी पाई जाती है प्रेजेंट। अब एट्रियल कैविटी क्या है तो मैंने बताया था आपको, फिर थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये नाम हमें बार बार सुनने को, पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, आगे जब हमें नहीं पढ़ेंगे। तो एट्रियल कैविटी क्या होती है? सिलोम का ही भाग होती है। और सिलोम इसमें किस प्रकार की होती है? एंटेरोसिलोमिक होती है। अब जो एट्रियल कैविटी होती है ये प्रेजेंट होती है, यानी सिलोम जो है वो एट्रियल कैविटी में रूपांतरित हो जाती है। और एट्रियल कैविटी क्या, ये आपको बताया था कि जो इसकी फेरिंग्स होती है वो फेरिंग्स खोखली पोस्ट नुमा होती है, उसके
पार्श्व में उसके वेंट्रल पोजीशन पर एक खाली स्थान पाया जाता है, उसको हम एट्रियल कैविटी कहते हैं। और एट्रियल कैविटी हमेशा एट्रियल पोर से शरीर से बाहर की ओर खुलती है। अब देखिएगा कि एट्रियल कैविटी का काम मैंने बताया था कि जो जल फेरिंग्स के अंदर आता है उनको गिल स्लिट्स की सहायता से उस जल को एट्रियल कैविटी में भेज दिया जाता है, और एट्रियल कैविटी से होते हुए वो जल एट्रियल पोर से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यदि हम बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो एलिमेंट आहार नाल, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सिस्टम कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण होता है। अब पूर्ण की क्या परिभाषा होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट या पूर्ण की क्या परिभाषा ये बताई हुई है मेरी। कंप्लीट का अर्थ होता है कि वे जंतु जिनके अंदर आहार नाल में माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, उन जंतुओं की आहार नाल कंप्लीट कहलाती है। और जो कंप्लीट आहार नाल होती है उसमें माउथ भी होगा और एनस भी होगा। अब ये अपने को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए से आगे जो भी एनिमल पढ़ रहे हैं, एस्केलेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेट, यूरोकोडेट, सेफेलोकोडेट, इन सब के अंदर जो है आहार नाल कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। अब एक नाम आया है फिल्टर फिल्टर। अब फिल्टर फिल्टर को यदि हम देखें तो फिल्टर फिल्टर का हिंदी में कहते हैं निषिंद भोजी, निषिंद भोजी जंतु। निषिंद भोजी का मतलब ये होता है, या फिल्टर फिल्टर जैसे थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा है, फिल्टर का मतलब होता है छानना, फिल्टर का मतलब भोजन देना। ये जंतु जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सीलिया पाई जाती हैं। वैसे आपने फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर पैरामीशियम के लिए ये शब्द यूज किया था, फिल्टर फिल्टर एनिमल होता है ये, वहां पर ये शब्द हम पढ़ के आए हैं। तो फिल्टर फिल्टर का मतलब ये होता है, ये कोई इसकी विशेषता नहीं है, बहुत सारे जंतुओं की विशेषता है। जैसे मैंने पैरामीशियम में बताया, यूरोकोडेटा की विशेषता है, ये हेमिकोडेट की विशेषता है। इन जंतुओं में क्या होता है, या निषिंद भोजी का मतलब क्या होता है, वे जंतु जिनके अंदर सीलिया पाए जाते हैं भोजन मार्ग में, और वो सीलिया जब जल अंदर प्रवेश करता है उसमें से जो है भोजन को छानने का काम करते हैं, या भोजन के बड़े कणों को तो बाहर निकाल देते हैं, छोटे कणों को केवल अंदर आने देते हैं। तो उस प्रकार का भोजन करने वाले जंतु फिल्टर फिल्टर कहलाते हैं। या अब इसको यदि हम शॉर्ट में यदि सीधा समझे तो फिल्टर फिल्टर वे एनिमल है जिनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं भोजन मार्ग में, लोगों केवल भोजन के छोटे कणों को अंदर डाले जाते हैं, बड़े कणों को वापस रिजेक्ट करके बाहर निकाल देते हैं, तो वो एनिमल फिल्टर फिल्टर कहलाते हैं। अब देखिएगा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम की और अगर थोड़ी सी आगे बात करें, पूरा डिटेल में हम एनिमल के साथ इसको पढ़ेंगे। और इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स होती है, उस फेरिंग्स के दोनों पार्श्व में निश्चित गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, गिल दरारें पाई जाती हैं। वो गिल दरारें मैंने बताया था आपको एट्रियल कैविटी में खुलती है, एट्रियल कैविटी एट्रियल पोर से शरीर से बाहर खुलती है। तो ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की विशेषता होती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्य आपको पता ही है, भोजन जो है उसका पाचन करने का काम ये करता है। अब यदि हम बात करें श्वसन की, रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन के लिए हम बात करें तो रेस्पिरेशन जो है इसमें बॉडी सरफेस से होता है। बॉडी सरफेस शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है, और इसके अंदर विशेष प्रकार के श्वसन का अभाव होता है। यानी कि इसके अंदर यूँ कह सकते हैं कि श्वसन के लिए कोई गिल्स हैं, या कोई कहते हैं कि फेफड़े हैं, वो नहीं पाए जाते, केवल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। हालांकि कुछ मात्रा में श्वसन गिल स्लिट्स के द्वारा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो फेरिंग्स होती है उसकी दीवार में ब्लड वेसल्स पाई जा सकती है, जो कि जब जल फेरिंग्स से कैविटी में आता है तो वहाँ पर भी हो सकता है। तो ये इसके अंदर श्वसन इस तरह से पाया जाता है। अब यदि हम बात करें इसका परिसंचरण तंत्र, तो इसके परिसंचरण तंत्र क्या होता है, विकसित प्रकार का होता है, और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम,
टाइप और इसमें हार्ट और ब्लड पिगमेंट एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम अलग टाइप का होता है, इसमें हार्ट और ब्लड पिगमेंट एब्सेंट होता है। तो इसके अंदर जो केवल और केवल यूँ कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता रहता है और ब्लड जो है उसके अंदर रंगहीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है, इसके अंदर जो उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन की भी हम बात करें उत्सर्जन की, उत्सर्जन जो है वो इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया जो कि जिनको आदि व्रत भी बोलते हैं, आदि व्रत यानी व्रत ज्यादा विकसित नहीं होते हैं, और प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर सोलेनोसाइट सेल्स पाई जाती है, सोलेनोसाइट सेल्स पाई जाती है। वो सोलेनोसाइट सेल्स होती हैं फ्लेम सेल की तरह होती है। फ्लेम सेल जो आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चन में हमने लेते हैं प्रोफाइल में पढ़ा था, उसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता इसकी उत्सर्जन की, जो उत्सर्जन की उसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती है। फ्लेम सेल्स क्यों आती है ये मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन में से, कि वे कोशिकाएं जिनके अंदर लंबे सीलिया पाई जाती हैं और वो सीलिया जो है हिलते हुए मोमबत्ती की लो की तरह फील होती हैं, इसलिए उन कोशिकाओं को फर्स्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा फ्लेम सेल नाम दिया गया था। तो यहाँ पर भी यदि हम बात करें उत्सर्जन के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं उनके अंदर, जो कि सोलेनोसाइट सेल्स के द्वारा सजीव होते हैं, जिनके अंदर सोलेनोसाइट सेल्स पाई जाती है और सोलेनोसाइट सेल फ्लेम सेल की तरह काम करती है, जो कि ब्लड में से उत्सर्जित पदार्थों को अलग करके एट्रियल कैविटी में डाल देती है, एट्रियल कैविटी से एट्रियल पोर्ट से उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करें तो इनके अंदर जो लिंग होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं, और इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उसके अलावा इनके अंदर निषेचन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि ये बात मैंने बताई कि जो जलीय जंतु है उन सब के अंदर बाह्य निषेचन होता है मोस्टली, तो इसमें भी बाह्य निषेचन होता है, निषेचन जल के अंदर होता है। और निषेचन जब होता है तो इसके अंदर लार्वा अवस्था जो होती है वो पाई जाती है, इसलिए इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि हिंदी में अप्रत्यक्ष परिवर्तन। कारण इसका मैंने बताया है क्योंकि इसमें लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, इसलिए इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज अपने जो सेफेलोपोडेट है इसका जनरल कैरेक्टर्स अपने देखे हैं, तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसके अंदर जो कोर्ड या रज्जु है वो अग्र सिरे से पश्च सिरे तक होती है, ये स्थानबद्ध समुद्री होते हैं। इसके अलावा इनका शरीर धड़ और पूंछ दो भागों में बंटा होता है। उसके अलावा इनमें पेड फिन्स नहीं पाए जाते, केवल मिड फिन पाया जाता है, और बाह्य कंकाल एब्सेंट होता है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर मायोटोम्स और मायोसेप्टा पाए जाते हैं। मायोटोम्स मसल्स होती है, उनके बीच में मायोसेप्टा पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, रेस्पिरेटरी बॉडी सरफेस से होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो डेवलप प्रकार का होता है। और उत्सर्जन के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर के लिहाज से प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया सोलेनोसाइट सेल्स होती है जो कि फ्लेम सेल की कार्य करती है। मेल में पृथक फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है और लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो ये आपका धन्यवाद।